हमारा पूरा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसमें अनगिनत तारे और प्लैनेट्स मौजूद हैं। लेकिन आज तक सिर्फ अर्थ ही एक ऐसी जगह है जहां इंसान बिना किसी मदद के जिंदा रह सकते हैं। मतलब कि ऐसा जैसे अर्थ को खास तौर पर इंसानों के लिए ही बनाया गया हो। यहाँ जिंदगी के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है, पानी, खाना और ऑक्सीजन। हालांकि ये सवाल हमेशा उठता है कि क्या अर्थ जैसी कोई और जगह भी इस यूनिवर्स में हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि लगभग 5 अरब साल पहले हमारी धरती का कोई अस्तित्व ही नहीं था। आज जहां हमारा सोलर सिस्टम है, वहां कभी सिर्फ धूल और गैसों का एक बड़ा सा बादल हुआ करता था, जिसे मॉलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। ये बादल मिट्टी, सिलिकॉन और रेत के पार्टिकल्स यानी कणों से बना था। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे यह बादल धीरे धीरे कई सारे प्लैनेट में बदल गए, वो प्लैनेट जहां आज हम रहते हैं। वैज्ञानिकों को इस बात का जवाब ढूंढने में कई साल लग गए और सिर्फ इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ही एक खास मिशन की शुरुआत हुई। जनवरी 2005 में नासा ने डीप इम्पैक्ट नाम का एक स्पेस प्रोब लॉन्च किया। इस मिशन का मकसद था यह समझना कि धरती पर पानी कहां से आया। यह प्रोब 35 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके एक कॉमेट के पास पहुंचा। उस कॉमेट में कई ऐसे रहस्य छिपे थे जिनके जवाब साइंटिस्ट सदियों से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस कॉमेट से उन्हें पता लगाना था कि आखिर इतने छोटे से बादलों से इतने बड़े प्लैनेट्स कैसे बन गए। इसलिए आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी उन मरे हुए स्टार्स से शुरू होती है जो यूनिवर्स की शुरुआत में मौजूद थे। जब ये बड़े से स्टार्स अपना फ्यूल खत्म कर चुके थे तो ये जबरदस्त तरीके से फट गए। इन विस्फोटों से निकलने वाले पार्टिकल्स ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल गए और समय के साथ वो इन बादलों में बदल गए। ये बादल हमारे आसमान के सफेद बादलों की तरह नहीं दिखते, ये काफी बड़े और रहस्यमयी होते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इनकी तस्वीरें ली गईं, जो बताती हैं कि ये बादल लगभग 120 लाइट ईयर्स तक फैले होते हैं। अगर इसे समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि अगर लाइट को इस बादल के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना हो तो उसे 120 साल लगेंगे। यही बड़े से बादल है जिनसे नए स्टार्स और प्लैनेट्स बने। इस प्रोसेस में ग्रेविटी ने जरूरी रोल निभाया। ग्रेविटी वो इनविजिबल पावर है जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। यूनिवर्स में जिन चीजों का मास ज्यादा होता है उनकी ग्रेविटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। इसी ग्रेविटी ने मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर पार्टिकल्स को एक साथ जोड़कर नए स्टार्स और प्लैनेट्स को जन्म दिया, और इसी मॉलिक्यूलर क्लाउड से हमारे सूरज का भी जन्म हुआ। इस क्लाउड के अंदर मौजूद पार्टिकल्स आपस में धीरे धीरे जुड़ने लगे। बड़े पार्टिकल्स ने छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित किया। इन पार्टिकल्स के बीच बार बार होने वाली टक्करों से बड़ी मात्रा में एनर्जी पैदा हुई। इस एनर्जी ने बादल के सेंटर को इतना ज्यादा गर्म कर दिया जिससे यहीं से सूरज के बनने की शुरुआत हुई। कई अरबों साल पहले एक बड़े से मॉलिक्यूलर क्लाउड में कुछ ऐसा हुआ जिसने यूनिवर्स के इतिहास को बदल दिया। इस क्लाउड का सेंटर धीरे धीरे बड़ा होता गया। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ा, यह और भी तेजी से घूमने लगा और गर्म होता गया। आखिरकार यह एक ऐसा गर्म गोला बन गया जिसे आज हम सूरज के नाम से जानते हैं। सूरज के बनने के बाद इस क्लाउड के बाकी बचे पार्टिकल्स उसके चारों ओर घूमने लगे। इन्हीं पार्टिकल्स से हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और उनके चंद्रमा यानी मून्स बने। लेकिन इन सब के बारे में हमें कैसे पता चला? 18वीं सदी में जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांट और फ्रेंच स्कॉलर पियरे साइमन ने पहली बार यह आइडिया रखा कि सन और बाकी प्लैनेट्स एक ही क्लाउड से बने होंगे। उस टाइम इसे केवल एक थ्योरी माना, लेकिन 20वीं सदी में जब टेलीस्कोप टेक्निक बनी तब वैज्ञानिकों ने स्पेस में धूल भरे बादलों को देखा जहां बहुत सारे नए स्टार्स बन रहे थे। लेकिन सवाल यह था कि यह प्रोसेस आखिर शुरू कैसे हुई। 2003 में जब मार्स मिशन चल रहा था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद यह समझना था कि स्पेस में माइक्रोग्रेविटी में चीजें कैसे बिहेव करती हैं। इस रिसर्च ने प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के बनने की गुत्थी को सुलझाने में जरूरी भूमिका निभाई। यह जानने के लिए कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, वैज्ञानिकों ने कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने पानी के बबल्स में घुलने वाली टैबलेट्स डाली और एक प्लास्टिक बैग में नमक डालकर उसे घुमाया। हालांकि इन प्रयोग का मुख्य उद्देश्य कुछ और था, लेकिन इससे प्लैनेट्स के बनने के पुराने सवाल का जवाब जरूर मिल गया। जब वैज्ञानिकों ने नमक को प्लास्टिक बैग में डाला और उसे घुमाया तो उन्होंने पाया कि नमक के छोटे छोटे पार्टिकल्स समय के साथ आपस में चिपकने लग रहे थे, जिससे उन्हें यह समझ आ गया कि अंतरिक्ष में भी कुछ ऐसा ही होता है जहां पार्टिकल्स एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते होंगे। वैज्ञानिकों का कहना था कि मॉलिक्यूलर क्लाउड यानी गैस और धूल के बादल के अंदर छोटे और बड़े पार्टिकल्स एक साथ घूमते रहते हैं। ये पार्टिकल्स समय के साथ जुड़ते हैं और जो बाद में प्लैनेट्स बन जाते हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले ऐसे ही एक मॉलिक्यूलर क्लाउड में छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराकर जुड़ने लगे। यह प्रोसेस वैसी ही थी जैसे एक्सपेरिमेंट में नमक के पार्टिकल्स आपस में चिपकते हैं।
जब स्पेस में यह पार्टिकल्स का ग्रुप लगभग 1 किलोमीटर तक बढ़ गया तो इसकी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी मजबूत हो गई कि उसने आसपास के बाकी चीजों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। यही वह टाइम था जब प्लैनेट्स बनने की प्रक्रिया तेज हो गई। करीब 40 लाख सालों तक धूल और गैस का यह बड़ा सा झुंड सोलर सिस्टम बनाने में जुटा रहा। धीरे धीरे इस प्रोसेस के दौरान 25 छोटे से प्लैनेट्स बनने लगे जो सूरज के चारों ओर घूमने लगे। ये सब कुछ वैसा ही था जैसे एक वैक्यूम क्लीनर धूल को अपनी ओर खींचता है। जैसे जैसे ये प्लैनेट साइज में बड़े होते गए उनकी ग्रेविटी भी बढ़ती गई। इसके कारण ये प्लैनेट्स एक दूसरे के करीब आने लगे और इनके बीच टक्करें शुरू हो गईं। हर टक्कर के बाद दो प्लैनेट्स आपस में मिलकर एक बड़ा सा प्लैनेट्स बना लेते। इस तरह की लगातार टक्करों से धीरे धीरे इन छोटे प्लैनेट्स की संख्या कम होती गई और आखिर में सिर्फ कुछ बड़े प्लैनेट्स ही बचे। इन बचे हुए प्लैनेट्स में मर्करी, वेनस, मार्स और हमारी अर्थ भी शामिल थी। हालांकि उस समय की धरती आज जैसी नीली और जीवन से भरी नहीं थी। वह एक आग के गोले जैसी थी जिसका तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस था। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज की जो धरती है उसकी यह स्थिति बनने में लगभग 3 करोड़ साल लग गए। अगर उस समय कोई जीव यहाँ होता तो वह 1 सेकंड के अंदर भाप बनकर खत्म हो जाता। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह थी कि इसका तापमान धीरे धीरे कम हो, लेकिन ठंडी होने के लिए इसे एक बेहद खतरनाक चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती थी सूरज से आने वाले सोलर स्टॉर्म्स। सूरज से निकलने वाली रेडिएशंस और एनर्जी जब किसी प्लैनेट के अंदर जाती है तो यह उस प्लैनेट को काफ़ी नुकसान पहुंचा देती है। यही वजह है कि हमारे सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए मार्स प्लैनेट, जहां सोलर स्टॉर्म्स के कारण इसका एनवायरनमेंट पूरी तरह बेकार हो चुका है, तो फिर आखिर हमारी धरती ने इन सोलर स्टॉर्म्स से खुद को कैसे बचाया? इसका जवाब छिपा है हमारी धरती के अंदर, उसके सेंटर यानी कोर में। धरती का बनना जब मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के बीच शुरू हुआ तब यह एक जलते हुए आग के गोले जैसी थी। तापमान इतना ज्यादा था कि पत्थर तक पिघल गए। इन पत्थरों में मौजूद लोहा तक पिघल कर लिक्विड बन गया। साइंटिस्ट की एक थियरी के अनुसार जब पिघला हुआ लोहा घूमता है तो यह एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना देता है और यही मैग्नेटिक फील्ड सोलर स्टॉर्म्स को अर्थ की सतह तक पहुंचने से रोकती है और जीवन को सुरक्षित रखती है। इसलिए ही सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशंस को रोकने में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक अहम भूमिका निभाती है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है, स्पेस में काफी दूर तक फैला होता है। सूरज की ओर यह क्षेत्र लगभग 3,70,000 किलोमीटर तक फैला रहता है, जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर है। वहीं दूसरी डायरेक्शन में, जहां सूरज की किरणें सीधे नहीं पहुंचती, यह क्षेत्र लाखों किलोमीटर तक फैला होता है, जिससे हमारी धरती पर जीवन सुरक्षित रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद कभी हमारी धरती का हिस्सा हुआ करता था। वैज्ञानिकों के हिसाब से अरबों साल पहले एक बड़ा सा प्लैनेट, जिसे थिया कहा जाता है, पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी वजह से पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। ये बिखरे हुए टुकड़े धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर इकट्ठा होने लगे, जैसे बादल में पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं। समय के साथ इन टुकड़ों ने एक ठोस आकार ले लिया, जिससे चंद्रमा का जन्म हुआ। इसलिए 1960 के दशक में अमेरिका ने अपोलो मिशन के लिए स्पेस में साइंटिस्ट को चांद पर रिसर्च के लिए भेजा। शुरुआत में साइंटिस्ट मानते थे कि चांद शायद पृथ्वी का ही एक हिस्सा था, जो किसी कारण अलग हो गया। लेकिन अपोलो मिशन से लाए गए चांद के पत्थरों ने यह सोच बदल दी। इन पत्थरों की बनावट पृथ्वी के पत्थरों से काफी अलग थी। शुरुआती समय में चांद पृथ्वी के बेहद करीब था। साइंटिस्ट का मानना था कि उस वक्त चांद हमें 15 गुना बड़ा दिखाई देता होगा, लेकिन चांद धीरे धीरे पृथ्वी से दूर खिसकता गया और ऐसा आज के समय भी हो रहा है। अगर यह टक्कर न हुई होती और चांद का जन्म ही न हुआ होता, इससे शायद पृथ्वी पर जीवन मुमकिन ही नहीं होता। थिया और पृथ्वी के इस जबरदस्त टकराव ने हमारी दुनिया को वैसा बनाया जैसा हम आज देखते हैं। हमारी पृथ्वी का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा है, क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले जब एक बड़ा स्टार जो लगभग मार्स प्लैनेट जितना था धरती से टकराया, तब धरती अपनी एक्सिस पर 23 डिग्री झुक गई। इसी 23 डिग्री के झुकाव ने धरती को सीधा घूमने की बजाय तिरछा घूमने वाला प्लैनेट बना दिया। इस झुकाव ने धरती पर अनगिनत बदलाव लाए। ये झुकाव ही है जिसकी वजह से हमें अलग अलग मौसम मिलते हैं। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के करीब आता है तो गर्मी आती है, और जब यह दूर होता है तो सर्दियां आती है। इसी कारण साल भर हमें एक जैसी गर्मी या ठंड का सामना नहीं करना पड़ता। धरती की इस खास स्थिति का एक और फायदा यह है कि मौसम के बदलने से हमें कई प्रकार की फल और सब्जियां मिलती है। इसके अलावा चांद के कारण समुद्रों में लहरें बनती हैं। ये लहरें समुद्र में न्यूट्रिएंट्स फैलाती हैं, जो समुद्री जीवों के लिए काफी जरूरी है। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब धरती पर पानी मौजूद हो। धरती के इस झुकाव और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के कारण इसने जीवन के लिए सही परिस्थितियां पाई और आज हम यहाँ मौजूद हैं।
वैज्ञानिक लंबे समय से सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया। इस रहस्य को समझने के लिए नासा ने 2005 में एक स्पेशल मिशन शुरू किया। इस मिशन का नाम था डीप इम्पैक्ट। इस मिशन के लिए नासा ने एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य था लगभग 27 करोड़ किलोमीटर दूर एक कॉमेट टेम्पल तक पहुंचना। यान में 400 किलो वजन का एक कॉपर का इम्पैक्टर था। ये इम्पैक्टर कॉमेट से 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराया, जिससे कॉमेट की सतह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। इस घटना को यान में लगे रेडियो टेलीस्कोप्स ने रिकॉर्ड किया। इसके बाद जब इस टक्कर के दौरान निकली रोशनी का एनालिसिस किया गया, तो वैज्ञानिकों ने एक नई चीज पाई। उन्हें यह पता चला कि टेम्पल के अंदर बड़ी मात्रा में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, जिससे साइंटिस्ट को यह समझ आ गया कि सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि कई प्लैनेट्स पर भी पानी मौजूद है। आपने हमारी यह वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि हमारी पृथ्वी की जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जल्द ही हम एक और शानदार वीडियो के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।